नमस्कार। राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल भी बन चुका है, मंत्रियों के विभागों का वितरण भी हो चुका है। कुछ मंत्री अभी भी अपने ऑफिस की व्यवस्था में लगे हैं, स्टाफ की व्यवस्था में लगे हैं, गाड़ी की व्यवस्था में लगे हैं, अब उनके आवास भी आवंटन हुए हैं। लेकिन कुछ मंत्री पहले ही दिन से एक्टिव मोड में आ गए हैं और बहुत ही एक्टिवली अपने विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं और काम शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक जुझारू और बहुत ही एक्टिव, बहुत ही महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री आज हमारे साथ हैं, श्री झाबर सिंह खर्रा। नमस्कार खर्रा साहब। बहुत बहुत फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। खर्रा साहब को नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, आवासन की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये महकमा बहुत बड़ा है। इसमें केवल यही विभाग नहीं है, बल्कि नगर नियोजन भी है, रेरा भी है, JCTSL भी है, मेट्रो भी है, रूडसिको भी है, RUIDP भी है। मतलब आप नाम लेते जाइए और लिस्ट इतनी लंबी है। खूब विभाग। तो खर्रा साहब, आप खेती किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको नगरीय विकास का महकमा दिया गया है? अगर खेती किसानी का कोई महकमा होता तो आपके लिए अच्छा होता? नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको निभाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, खेती किसानी भी खूब की है और उसके साथ साथ मेरे साथ एक संयोग ये है कि मैं वाणिज्य का छात्र रहा हूँ और वाणिज्य से मैंने स्नातक किया है। इसलिए दूसरा, मुझे अध्ययन का बहुत शौक है जी। लगातार नए नए नियमों के बारे में, कानूनों के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी रखने के लिए पढ़ना लिखना जारी रहता है। इसलिए विभाग कोई भी हो, उसके संचालन में मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अच्छी बात है। और वैसे तो आप विधानसभा की जो नगरीय निकायों की समिति होती है उसके भी सदस्य रहे हैं, तो मेरे ख्याल वहाँ भी आपका एक्सपोजर नगरीय इश्यूज़ पे हुआ होगा। हाँ, 2014 से 2018 के कालखंड में मैं स्थानीय निकाय, पंचायत राज और नगरीय विकास से संबंधित जो विधानसभा की समिति जनलेखा समिति से अलग होकर बनी थी उसका सदस्य रहा हूँ और सभी विभागों के परीक्षण भी किया है। हमने पूरे प्रदेश में इन संस्थानों का निरीक्षण भी किया है, इसलिए लगभग विभागों के बारे में अच्छी जानकारी है आपको। तो हम आपके विभागों के बारे में बात करें, इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपके तो परिवार में ही आपको राजनीति विरासत में मिली। आपके पिताजी स्वर्गीय हरलाल सिंह खर्रा साहब बहुत ही जाने माने मंत्री रहे हैं। तो कैसा शुरुआत हुई आपका राजनीतिक जीवन, या शुरू से ही सोचा था कि मैं राजनीति में ही जाऊँगा? नहीं, जब मेरा जन्म हुआ उस समय तो मेरे पिताजी सरपंच थे जी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गया उस समय प्रधान थे। अच्छा। जब उच्च प्राथमिक में गया उस समय विधायक बन गए थे। जी जी। शुरू में राजनीति में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं थी जी। क्योंकि राजनीति के जो रंग ढंग मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी लाइफ तक देखे उससे मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जिन पे मेरे स्वर्गीय पिताजी ने सर्वाधिक विश्वास किया। उन्होंने जब उनके साथ धोखा करना शुरू किया उसके बाद पहली बार मेरे मन में आया कि मुझे राजनीति में इनका सहयोग करना चाहिए। और 2000 में मैं भारतीय जनता पार्टी के श्रीमाधोपुर देहात मंडल का अध्यक्ष, संगठन में भी काम किया बना। शुरू में 2004 में मैंने जिला परिषद का उपचुनाव में सदस्य का लड़ा। 2005 में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़के प्रधान बना। फिर 2010 में मैं पंचायत समिति के एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में गया जहां मेरी जाति के सिर्फ 8 मत थे, बाकी अन्य जातियों के मत थे। वहाँ के लोगों का, मोनरू के लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, अच्छे बहुमत से मुझे जिताया, मैं फिर प्रधान बना। 2013 में मेरे को पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया, जनता का आशीर्वाद मिला और 2014 में मैं पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। तब से लगातार
अब की बार 2023 में फिर बहुत बढ़िया। पार्टी ने मौका दिया, चुनाव लड़े, जनता का मतदाताओं का आशीर्वाद मिला, विजयी हुए। फिर प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किए करके ये जिम्मेदारी दिए, तो अब इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने में कोई कोर कसर नहीं छूटी। बहुत बढ़िया। आपने कार्यभार लेते ही आपके जितने भी विभाग मैंने गिनाए, इनके अधिकारियों की समीक्षा बैठक की थी और मुझे याद आता है कि आपने उस बैठक में कहा था कि 0 टॉलरेंस की नीति रहेगी। तो ये मोदी जी का जैसा कहा हुआ था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वैसा ही कुछ है? बिल्कुल, मैंने 3 बातें उन्हें कही हैं। 0 टॉलरेंस, संपूर्ण कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ हों, ठीक है, और तीसरा है कि विकास के काम और आमजन के काम भ्रष्टाचार रहित और विकास के काम पूर्ण गुणवत्तापूर्ण। एक आपने कहा कि सारी जो सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन मिलनी चाहिए लोगों को। तो मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, करीब 10-12 सालों से एक ये विषय चलता है कि जो छोटी छोटी सेवाएं हैं, चाहे पट्टे के लिए आवेदन है, चाहे वो नाम ट्रांसफ़र है, चाहे वो कोई उसका नक्शा पास होना है, ये सब ऑनलाइन आवेदन होने चाहिए। लेकिन वास्तव में धरातल पे कभी भी उतर नहीं पाता और उसकी मॉनिटरिंग हो नहीं पाती। मैं आपके इंटरव्यू से पहले वेबसाइट देख रहा था LSD डिपार्टमेंट की, वो वेबसाइट ही वर्किंग नहीं है। तो वेबसाइट ही वर्किंग नहीं है तो कैसे ये ऑनलाइन का काम हो पाएगा? देखिए, ऑनलाइन का जब से कंसेप्ट आया, बीच बीच में ऑनलाइन काम हुए और बहुत अच्छी तरीके से हुए, लेकिन कुछ निहारती स्वार्थी लोगों ने, जिनका स्वार्थ का टकराव था, उन्होंने शायद गड़बड़ी की। और अब भी मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि आम जन से संबंधित जितने भी काम हैं 31 जनवरी के बाद वो निश्चित रूप से ऑनलाइन हो। उसके लिए आपको जो भी सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध करवाएं और उनको सही तरीके से मॉनिटरिंग करते तो 31 जनवरी के बाद ऑनलाइन ही होगा? बिल्कुल, और मैं हर महीने उसकी निगरानी रखूंगा, मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। एक ये जैसे JDA है, ख़ासतौर पे JDA का काफ़ी चर्चा रहती है पूरे प्रदेश में। तो जैसे JDA या दूसरे UITs हैं या दूसरी अथॉरिटीज़ हैं या यहाँ तक कि नगर निगम हैं बड़े, इन सबको एक पट्टा देने वाली संस्था मान लेते हैं, नक्शे पास कराने वाली संस्था मान लेते हैं, दिन प्रतिदिन ये अवैध निर्माणों के पीछे भागते रहने वाली संस्था मान लेते हैं। ये रोज़ रोज़ का अपना काम करते रहते हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, विज़न होना चाहिए, वो इन संस्थाओं को नहीं मिल पाता है। मास्टर प्लान की बात हम करते हैं तो मास्टर प्लान भी बनाते हैं, लेकिन उसमें स्टेक होल्डर्स को चर्चा नहीं करते हैं, बंद कमरों में बैठ के मास्टर प्लान बनते हैं, उसकी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। तो क्या आप सोचते हो कि इन सब संस्थाओं को एक विज़न देना चाहिए जिससे इनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो और वो उसको टुकड़ों टुकड़ों में उसको कार्यान्वित करें? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि अभी तक जो भी योजनाएं बनती हैं, परियोजनाएं बनती हैं नगर नियोजन की, वो 20 साल के आधार पे बन रही हैं। ठीक है। और उसमें से शुरुआती 10 साल तो बनने में ही खत्म हो जाते हैं। सही है। और फिर वो धरातल पे उतरे इतने में उसका 20 साल का समय सीमा खत्म हो जाती है। आज मुझे ये कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है कि हम चाहे अपने आप को कितना ही बुद्धिमान मान लें, कितना ही पढ़ा लिखा मान लें, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे बुजुर्ग जिन्होंने 250-300 साल पहले जो नगर बसाए, जिनमें आपका ठीक बात है, जयपुर है, मेरा खुद का जो निर्वाचन क्षेत्र है श्री माधोपुर है, उस समय वो कितने बुद्धिमान रहे होंगे कि आज 250-300 साल बाद आकर थोड़ी सी यातायात की और दूसरी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हुई। मेरा मत ये है, अधिकारियों से चर्चा करके मैं ये चाहूँगा कि अगर 100 साल नहीं तो न्यूनतम 50 साल बहुत बढ़िया आगे की सोचकर योजना बने। योजना और उसमें जो भी बने उसको पहले पब्लिक डोमेन में डालकर आम जनता की राय उस पर प्राप्त की जाए और फिर बैठकर उसका निस्तारण करके उस परियोजना को, योजना को अंतिम रूप दिया जाए। जैसे राज्य का बजट बनता है तब जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो व्यापार संघ हैं, उद्योग संघ हैं, NGOs हैं, दूसरे लोग हैं, उन सबको बुला करके मुख्यमंत्री के स्तर पे बैठकें होती हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अगर बुला करके इसकी भी UDS लेवल पे बैठकें हों तो ये उपयोगी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए,
आमजन में प्रबुद्ध वर्ग हैं कुछ इससे संबंधित हाँ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर वगैरह हैं, उन सबको या जो विषय विशेषज्ञ हैं जी, उस साथ बैठकर चर्चा करने के बाद ही अगर बने तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और कोशिश करूँगा कि ऐसा ही। तो मास्टर प्लान भी जो है एक निर्धारित सीमा से बड़े शहरों का सबका होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, मास्टर प्लान सबका होना चाहिए और न्यूनतम 50 साल के लिए होना चाहिए। न्यूनतम 50 साल के लिए, ताकि दिक्कत नहीं आए। तो अब इन संस्थाओं में मैं सोचता हूँ कि एक शहरीकरण को नई दिशा मिलेगी आपके आने के बाद में। और लेकिन फिर भी ये तय करना पड़ेगा कि हम जैसे भारत के देश हैं, दिल्ली है, बम्बई है, पूना है या भोपाल है, इंदौर है, ऐसे शहरों की तर्ज पे जयपुर का और यहाँ के जो बड़े शहर हैं उनका विकास करना चाहते हैं, या सीधे ही हम दुबई और सिंगापुर मॉडल पे जाना चाहते हैं? देखिए, अगर नगर नियोजन के हिसाब से देखें जी, तो जयपुर और मेरा विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधुर का जो पुराना हाँ शहर का नक्शा है, हाँ, उससे बेहतर आपको चाहे सिंगापुर चले जाएं चाहे दुबई चले जाएं नहीं मिलेगा। अच्छा, तो जब हमारे यहीं धरोहर पड़ी हैं, हाँ, उनका अध्ययन करके उसके आधार पर बना लें तो ज़्यादा बेहतर। बहुत अच्छी बात है। अभी आपने ट्रैफिक की बात कही थी कि अब जाके इस प्लानिंग में कुछ कमी देखने को मिलती है और कंजेशन देखने को मिलता है सड़कों पे, तो ये बात सही भी है। आज आप देखते हो ट्रैफिक, यातायात जाम, पार्किंग नहीं होना, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। जेडीए जयपुर में एक ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, लेकिन 6-6 महीने से उसकी मुश्किल से एक फौरी मीटिंग होती है, तो इस पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है। और अभी JCTL में भी नई बसों का हाँ, खरीद का चल रहा है, कुछ हमें केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक बसें बसें मिलेंगी। उसके बाद कोशिश करेंगे कि यातायात, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था और बेहतर तरीके से संचालित हो। तो सार्वजनिक यातायात की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं। एक तो पहले BRTS बना था, रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम जो था, और एक मेट्रो का सवाल आता है। तो इन दोनों के बारे में आपको क्या लगता है, क्या विज़न है? देखिए, बनी उस समय तो BRTS बहुत अच्छा था, लेकिन उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो पाया। हाँ, मेट्रो अभी ठीक ठीक चल रही है, उसका शहर के अलावा जो सैटेलाइट टाउन है अगल बगल के, अगर वो जुड़ें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर स्थिति बन सकती है। क्योंकि आज चोमू से, चाकसू से, सांगानेर से, आमेर से लोग जो आते हैं, उनके लिए मेट्रो सुविधा मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और मैं इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से और बाकी से चर्चा करके कोशिश करूंगा कि इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट बने। हाँ, तो पिछले 5 साल में मेट्रो का कोई विस्तार नहीं हुआ, प्लानिंग हुई, विस्तार नहीं हुआ। तो इस कार्यकाल में आपको लगता है मेट्रो का जयपुर शहर में विस्तार होगा? विस्तार नहीं होने के पीछे कारण है कि जितना यात्री भार उनको मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाया, आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं हो पाई। और उसके पीछे जो शहरी लोगों की मानसिकता है, हाँ, वो भी अपने निजी वाहन पे वो ज़्यादा चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो अगल बगल के शहर कस्बे हैं, जहाँ से लोग रोज़गार के लिए, मजदूरी के लिए जयपुर आते जाते हैं, अगर उनको मेट्रो से जोड़ा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उनको यात्री भार भी ठीक मिलेगा, उनके आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी और आम गरीब आदमी को सस्ती यातायात की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी यहाँ आए हुए थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे रिंग रोड होती है सड़क की, ऐसे ही रेलवे रिंग परियोजना जयपुर के आसपास लाई जाएगी और इस पे काम शुरू कर रहे हैं, और जेडीए उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराएगा। तो आपको ध्यान है उस तरह का? तो फिर वो मेट्रो से क्लैश नहीं होगा? मैं वहीं था, नहीं, मेट्रो से उसमें क्लैश नहीं होगा। उसमें दो बातें हैं। एक तो जयपुर, ये जितनी भी गुड्स ट्रेन है जी, उनकी जयपुर में एंट्री नहीं हो। ओके, तो एक लाइन तो बनेगी गुड्स ट्रेन के लिए जो सीधी जयपुर के बाहर की बाहर से निकलेंगी, और दूसरा है उसके साथ यात्रियों के लिए। कल मेरी अनौपचारिक बातचीत हुई है यहाँ, हमारे यहाँ के रेलवे के कुछ अधिकारियों से मेरी जानकारी थी, उनसे बुलाकर मैंने चर्चा परिचर्चा की है। ये अभी प्रारंभिक स्तर पे है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार का माननीय रेल मंत्री जी का कार्य करने की शैली है, उसमें हम इसको जल्दी ही धरातल पर उतारने में कामयाब होंगे। तो ये जब हम इसकी ट्रैफिक और इसके सारे की बात करते हैं,
तो इसमें और भी कई कॉन्सेप्ट आते हैं, कोई मोनोरोल का कॉन्सेप्ट है, कोई नई लंबी वाली इलेक्ट्रिक बसों का कॉन्सेप्ट है, तो इन सब का एक सम्मिश्रण आप आने वाले समय में लाएंगे। हाँ, सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद जितना सुधार होगा उसको करने में हम किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। चलिए, जेडीए की या इस तरह के हम नगरीय विकास के जो निकाय हैं उनकी बात कर रहे थे, तो इसमें एक अवैध निर्माण और अतिक्रमण बहुत ही ज्वलंत इशू रहता है और बहुत सारी शिकायतें आती हैं। कभी सील की डील, बिल्डिंग्स को सील करना फिर खोल देना, ये सब बातें भी आती हैं। तो आपके भी ध्यान में आई होंगी ऐसी बातें? हाँ, बहुत सी बातें मेरे ध्यान में हैं, बहुत सी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। तो अवैध निर्माण अतिक्रमणों पे कुछ सख्ती होगी? जैसे माइनिंग के बिल्कुल खिलाफ होगी, सरकार ने एक अभियान चलाया है। अतिक्रमण पे सख्ती होगी और मैं जयपुर सहित प्रदेश के सभी आमजनों से भी ये अपेक्षा करूंगा कि वो अतिक्रमण हटाने के अभियान में सहयोग करें ताकि उन्हें जो परेशानी होती है वो हम दूर करने में कामयाबी हासिल कर पाएँ। कुछ पहले से अटके हुए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे द्रवती नदी योजना है, बहुत खर्चा हुआ इस पर, 1700-1800 करोड़ रुपए खर्च हुए। पिछली बीजेपी सरकार ने इस योजना को लागू किया था, पर ये योजना निभ नहीं पाई। अभी भी वो द्रवती नदी में गंदगी जा रही है, जो सीटीपी या वो जो एसटीपी बनाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और वो नदी का जो स्वरूप आना चाहिए था या जो रिवर फ्रंट डेवलप होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं हुआ है और मैंने अधिकारियों की पहली मीटिंग में इस पर रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट आते ही उनके साथ समीक्षा बैठक करके उसमें जो कुछ सुधार हो सकेगा आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से वो सुधार होते हुए दिखाई देंगे। ऐसी एक पेंडिंग योजना में आईपीडी टावर की एक बड़ी योजना है, जयपुर के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार सोचा गया 25 मंजिल का हम हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन कल ही मैं अल्बर्ट हॉल की तरफ गया था तो मुझे दिखा कि अब तक जितना बन चुका है उससे ही अल्बर्ट हॉल की छवि खराब हो रही है। अल्बर्ट हॉल इतना मुख्य पर्यटन स्थल है, उसकी फ़ोटो जब सामने से खींचेंगे तो पीछे वो आईपीडी टावर दिखाई देगा। इसके बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं कि कई बार नक्शों में बदलाव हुआ है। उसके बारे में मैंने रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद उसका समीक्षा बैठक करके कैसे क्या ठीक किया जा सकता है उसके बारे में कोई ना कोई निर्णय करेंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आपके इतने ज़्यादा महकमे हैं, इतने बोर्ड और कॉरपोरेशन आपके पास हैं, तो नगरीय विकास की हमने बात की। अब अगर हम स्वायत्त शासन की बात करते हैं तो उसमें हमारे जहन में आता है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तो इस वक्त पूरे प्रदेश में मेरे ख्याल से लगभग 282 म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, 11 निगम हैं, 51 नगर परिषद हैं और 220 नगर पालिकाएँ हैं। तो आपको नहीं लगता पिछले 5 साल में करीब 85-90 नई नगर पालिकाएँ बना दी गई और उनको ना तो उनके पास पर्याप्त साधन सुविधा है, ना उनके पास में कोई वित्त की व्यवस्था है? तो क्या इसको भी आप समीक्षा करेंगे? देखिए, जल्दबाजी में राजनीतिक फायदे के लिए जो निर्णयगत सरकार में लिए गए उनकी निश्चित रूप से समीक्षा होगी। वहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे, वहाँ के आम नागरिक से भी हम संवाद बनाएंगे और उसके बाद समीक्षा के बाद हम कोई न कोई उचित निर्णय निश्चित रूप से। इसका कोई एक न्यूनतम जनसंख्या का भी मुझे नहीं लगता नॉर्म है। एक बार गुलाब कटारिया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने कहा था 15,000 न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल इसकी पालना नहीं हो रही है। कई बार क्या हुआ, 3-3 पंचायतों को मिला के एक नगर पालिका बनाई गई है। वो जो जनसंख्या का बैरिकेड था उसको प्राप्त करने के लिए, और अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ठीक हैं, कुछ पंचायतों को लेकर कहते हैं कि हमारे यहाँ पंचायत ज़्यादा ठीक थी। हाँ। तो अभी तो शुरुआत है, विधानसभा सत्र के बाद जैसे ही समय मिलेगा नई नगर पालिकाओं में जाके आम नागरिकों से और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि से उनसे चर्चा परिचर्चा के बाद हम आवश्यक निर्णय इस मामले में मिलेंगे। और इन संस्थाओं के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए भी प्रयास होंगे? बिल्कुल होंगे। तो क्या कोई खास कार्य योजना है इसकी? कार्य योजना यही है कि हमारे नए कुछ हम टैक्स लगाएं, उसके बजाय जो पहले से टैक्स लगे हुए हैं उसको प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करें और जो बकाया है उसकी वसूली का प्रयास करेंगे। उससे इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक बनेगी। हाँ। अभी आपने अपनी बैठकों में ये भी कहा कि जो संस्थाओं को आवंटन किया गया
वो काफ़ी गलत हुआ या उनको सस्ती दर पे दे दिया या कुछ उसमें गड़बड़ी हुई, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो संस्थाओं का आवंटन होता है उसमें विवेकाधिकार खत्म ही कर दिया जाए, फिक्स रेट ही कर दी जाए, और जो उसकी आवंटन नीति वो 2015 में बनी थी, अब करीब 9-10 साल होने को आए हैं, तो उसको समीक्षा करके उसको एक नए ढंग से इसको बनाया जाए? देखो, संस्थाओं के आवंटन में मेरा मानना यह है, कुछ संस्थाएं वर्षों से जन सेवा का काम कर रही हैं, सही है। कुछ संस्थाएं नई बनी हैं और कुछ संस्थाएं केवल कागजों पर चल रही हैं। तो भविष्य में जब भी किसी संस्था का आवेदन आएगा, सबसे पहले हम उसका कार्य प्रणाली पुरानी क्या रही है, उसने कितनी जन सेवा के काम किए हैं, जनहित के कितने काम किए हैं, उसके आकलन के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। अनावश्यक आवेदन जो आएंगे उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके सीधा निरस्त कर देंगे। और जो पुराने पिछले 6 माह में आवंटन हुए हैं इनका, उसकी मैंने रिपोर्ट मांग रखी है और एक एक की जांच करवाने के बाद जो उचित होगा, जो वास्तव में जनहित में काम कर रही थी, जिनसे आम जन को, गरीब लोगों को फायदा, उनका तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरे लाभ के लिए जिन्होंने ज़मीनें अलॉट करवा दी, वो निश्चित रूप से निरस्त हों। एक जब हम म्युनिसिपल बॉडीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहला उनका जो काम समझ में आता है वो आता है स्वच्छता का। और मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, जिसकी अवधि औपचारिक रूप से तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका असर अब दिखाई बिल्कुल पड़ना बंद हो गया है। अभी हाल ही में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ उसमें भी राजस्थान की काफ़ी शर्मनाक स्थिति रही। पहले 170 शहरों में कोई शहर ही नहीं था, और 171वें पे जयपुर का हेरिटेज निगम और 173वें पे जयपुर का ग्रेटर निगम आया। और उसके अलावा राज्य जो पहले 8वें नंबर पे था वो गिर करके 25वें नंबर पे आ गया है। तो इनकी स्वच्छता, खासतौर पे जो शौचालय बनाए गए स्वच्छ भारत मिशन के दौरान, उनका दुरुपयोग हो रहा है। उसमें कोई ग्रामीण इलाकों में या शहरी जो कस्बाई इलाके हैं उनमें तो मैं देखता हूँ उसको स्टोर की तरह काम में ले रहे हैं। तो इस सबको एक वापस नई गति आप दोगे स्वच्छता के काम को? देखिए, ये हमारे लिए बहुत दुखद है कि हमारा जयपुर शहर के दोनों निगम और राज्य के बाकी निगम भी स्वच्छता की रैंकिंग में बहुत नीचे हैं। कल मेरी सूरत महानगर पालिका की जो वहाँ के आयुक्त हैं उनसे फ़ोन पे चर्चा हुई थी, और मेरा विचार है कि हमारे यहाँ देश में पहले इंदौर था और अब सूरत भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो दोनों निगमों के आयुक्त को हम आमंत्रित करेंगे, और महापौर, वहाँ के दोनों महापौर हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे, और हमारे यहाँ के सारे निगमों के आयुक्त और महापौरों के साथ उनकी बैठक करवा कर कि उन्होंने कौन सी कार्य प्रणाली अपनाई जिसकी वजह से उनके शहर सर्वाधिक स्वच्छ हैं। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जो कार्य प्रणाली है वही कार्य प्रणाली हम राजस्थान में। कॉपी करने की बात है, इंदौर और सूरत को अगर यहाँ कॉपी कर लिया जाए तो भी काफ़ी स्थिति सुधर जो सकती भी है। सुधार की आवश्यकता होगी हम सुधार करके उसको यहाँ लागू करने का प्रयास। एक गाँव से एक होड़ लगी हुई है, शहरों में पलायन करके आते हैं लोग, तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, क्या है, गाँवों में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे। जब से खेती में एक तो मशीनीकरण हुआ है तो मजदूर थोड़े शहरों की तरफ आना ज़्यादा हो गए। दूसरी समस्या है कि जल स्तर बहुत नीचे चला गया, जिसकी वजह से जहाँ 2-2 फसलें होती थी एक ही फसल होना शुरू हो गई। इस वजह से शहरीकरण की तरफ लोगों का रुझाव ज़्यादा बढ़ा है। जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कंसेप्ट था कि नदियाँ आपस में जुड़ें, जिससे हमारे जहाँ बाढ़ की समस्या आती है वहाँ से बाढ़ की समस्या खत्म हो, और जहाँ सूखे की समस्या आती है वहाँ सूखे की समस्या बिल्कुल खत्म हो। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत 2013 में भारतीय जनता पार्टी के गोवा अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने आनंद फानन में जो लैंड एक्विजिशन एंड रीएविलेशन एक्ट 2013 बनाया, उसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि वो इस काम को करने नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी ने कुछ धाराओं में संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस जारी किए थे, और 6-6 महीने के लिए 2 बार ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद लोकसभा में वो संशोधन पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में गिर गया।
उस 6 महीने में उन्होंने कुछ बड़े नेशनल हाईवेज और कुछ दूसरे कामों के लिए तो भूमि अधिग्रहित हो गई, लेकिन इन नदियों को आपस में जोड़ने वाला काम बहुत लंबा था, ये नहीं हो पाया। मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही राज्यसभा में बहुमत मिलेगा, हम किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए दोबारा वो संशोधन पारित करवाने का प्रयास करने के बाद जब नदियां आपस में जुड़ेंगी और नदियां आपस में जुड़ने के बाद जहां सूखा है वहां पानी की उपलब्धता होगी, जहां बाढ़ है वहां से बाढ़ की समस्या समाप्त होगी, तो गाँव में निश्चित रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये जो समस्या है उसका समाधान जरूर होगा। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जो मोटे अनाज को प्रमोट किया है, तो मोटे अनाज को प्रमोट करने से हमारे यहाँ अधिकतर खेती में मोटा अनाज ज़्यादा होता है और उसका जब प्रचलन बढ़ेगा तो लोग किसान उत्पादन करेंगे, कीमत भी उनको ठीक मिलेगी, तो निश्चित रूप से गाँव से शहरों की ओर पलायन बंद होगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। अच्छा, एक अभी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक सरकार ने कहा कि 100 दिन की कार्य योजना बनाइए और सभी विभाग 100 दिन की कार्य योजना बना करके उसको लोकसभा चुनाव से पहले इम्प्लीमेंट करें। आपके भी इतने सारे महकमे हैं, इतना सारा कॉरपोरेशन है, बोर्ड हैं, इन लोगों ने भी जो 100 दिन की कार्य योजना बनाई, तो आपने कहा कि जो होने लायक काम है वो इसमें शामिल करें, तो इम्पैक्ट कैसे आएगा इसका? देखिए, मैंने अधिकारियों को एक सख्त निर्देश ये दिया है कि 100 दिन की कार्य योजना बनाते समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि हम उन कामों को 100 दिन में पूरा कर सकें। नहीं, पर उसमें नए काम, संख्या चाहे कम हो, नए काम नहीं ले रहे हैं लोग, पुराने जो अधूरे काम पड़े हैं उन्हीं को 100 दिन में पूरा करना चाह रहे हैं, तो फिर आपका इम्पैक्ट कैसे पता लगेगा कि आपने 100 दिन में क्या किया? कुछ नए काम भी लिए और कम है। हाँ, कम है। देखिए, राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्वास्थ्य बेहद नाजुक स्थिति में है। सही। और मैंने ये भी उनको साथ ही ताकीद कर दिया था कि हमारे आर्थिक संसाधनों का ध्यान रखते हुए 100 दिन की कार्य योजना बने। बनने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि साहब अब हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं, इसलिए इस कारण से पूर्ण नहीं हो पाए। इसलिए मेरे विभागों में जो भी 100 दिन की कार्य योजना बनेगी, हम उसको 100 दिन में निश्चित रूप से पूरा करेंगे। चलिए, अब आपसे एक आखिरी सवाल करते हैं। ये अभी सारा पूरा देश जो है राममय हो रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज से बड़े वृहद स्तर के कार्यक्रम अयोध्या में शुरू हो गए हैं। एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितने धार्मिक स्थल हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, नगर निगम वगैरह उनकी सफाई का काम तो कर ही रहे हैं। तो क्या 22 जनवरी को मीट की दुकानें बंद रहें, शराब की दुकानें बंद रहें, छुट्टी घोषित हो, नगरीय निकायों पर और सार्वजनिक भवनों पर रोशनी हो, इस बारे में कुछ स्वायत्त शासन विभाग ने कोई कार्य योजना बनाई है, सोचा है कुछ ऐसा? शराब की दुकान, मीट की दुकान बंद करने के बारे में तो निर्देश जारी हो चुके हैं और आज मुख्यमंत्री से चर्चा करके मैं स्थानीय निकायों पर भी इस उत्सव को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाए, इसके लिए उनसे बात करने के बाद संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके निर्देश जारी करवाने का प्रयास करूँ। बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात और बता दूं जी, मैं जिस परिवेश में पला बड़ा हूँ जी, हमारे बुजुर्ग एक ही बात कहते थे, हाँ जी, कि व्यक्ति में अगर राम है, हाँ, तो उसकी इंसानियत जिंदा है, उसके संस्कार जिंदा है, उसका चरित्र जिंदा है, हाँ, उसमें सदाचार जिंदा है, हाँ, और जिस दिन राम निकल गया, हाँ, उस दिन उसका सब कुछ समाप्त हो गया और वो अनाचारी बन जाता है। सही है। इसलिए जो भी हाँ, राम का नाम लेते हैं, राम के भक्त हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ कर एक निवेदन करूंगा, वो सदाचारी रहे। हाँ, और जो विश्वास नहीं करते हैं वो चाहे अनाचारी बनते रहें, लेकिन इतिहास से सबक ले लें कि अनाचारियों का अंत किस प्रकार से हुआ। आपका निशाना कहीं और है। नहीं, मेरा निशाना कहीं भी नहीं है, मैं तो सभी से निवेदन कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया खर्रा साहब। चलो, बहुत बहुत और धन्यवाद। पूरा प्रदेश ये उम्मीद करता है कि जो विकास के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है शहरी विकास, एक होता है ग्रामीण विकास। तो शहरी विकास के इतना महत्वपूर्ण दायित्व आपके पास है, तो उसको नई गति मिलेगी और जो बरसों से अटके हुए लोगों के काम हैं वो पूरे होंगे और लोगों को जब इन शहरी निकायों में जाने का अवसर मिलेगा तो इनको एक नया स्वरूप मिलेगा, पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिलेगा। यही मेरे ख्याल, बिल्कुल मेरा संकल्प यही है। हाँ, और मैं मेरी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ इस संकल्प को पूरा करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आपके इस संकल्प के पूरा करने की शक्ति आपके पास रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।